गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और चूंकि एग्ज़ाम अब बिल्कुल निकट आ गए हैं, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी से चल रहा होगा। स्ट्रेस अपने को नहीं लेना है, ध्यान में रखिएगा। और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रही है रिवीजन करने की, उसके हिसाब से आप क्या है अपना टाइम शेड्यूल के हिसाब से रिवाइज कर रहे होंगे। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अपने को ये ध्यान में रखने हैं कि जो आपने रिवीजन किया है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो भी पढ़ाई अभी तक हुई है वो भी बहुत बढ़िया है, पर आपको एडेड एडवांटेज तभी मिलता है जब आपने सारे पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट 4-5 अटैम्प्ट के पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस आप करें, प्रैक्टिस करें उनकी बाय हैंड। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट ने रिवीजन टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं उनको अच्छी से आपने किया हो, और एक जो इंस्टीट्यूट की ये मॉक टेस्ट सीरीज है उसको भी आपने अच्छी से किया हुआ हो। ये तभी पॉसिबल है जब एक बार आपका पूरा सिलेबस अच्छी से हो गया है और फिर आपके रिविजन्स हो चुके हैं। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि भाई तुरंत ही हम कर लें दीज मॉक टेस्ट पेपर्स। वो मॉक टेस्ट पेपर है क्या कि जब आप फाइनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उससे पहले आपकी क्या तैयारी है उसको जज करना है। तो वो तभी जज हो पाएगी जब आपने अच्छी से अपना क्या है कोर्स कर लिया हो और अपने रिविजन्स अपने चल रहे हों। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जो उन्होंने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज दिए काफ़ी अच्छी लेवल के, जिसके वीडियो लेक्चर्स अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज जो उन्होंने दिए, बाकी आप आरटीपी अपन ने पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी, उसका आरटीपी का सारा डिस्कशन। अब ये जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उनमें तो कुछ क्वेश्चंस तो जो आपके पुराने हैं वो आ रहे हैं, कुछ जो आईसीआई के केस सिनेरियोज में ऑलरेडी कवर्ड हैं, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर है। तो आप उन आईसीआई केस सिनेरियोज को बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे केस सिनेरियोज हैं। प्लस ये जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उनको आप क्या है अच्छी से कीजिए। ये तब होएगा पॉसिबल जब आपके एक बार क्या है पूरी पढ़ाई हो चुकी हो और रिवीजन हो चुका हो। तो अब अपन जो ये मॉक टेस्ट पेपर 1 है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस का मॉक टेस्ट पेपर 1, उसके जो केस सिनेरियो बेस्ड इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट कर रहा है। पिछली बार भी देखा था अपन ने और इस बार भी अपन इन एमसीक्यूज को अब डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, पहला जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इसके अंदर देखिए क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले देखिए, आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसको अच्छी से पढ़ना होता है। एक बार का पढ़ना है और फिर नीचे जो क्वेश्चंस है उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना होगा। बेसिकली काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसमें जो एमसीक्यूज हैं नीचे दे रखे उसमें वो क्या पूछ रहे हैं वो अपना अल्टीमेट फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, गणेश फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी। गणेश फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है? रजिस्टर्ड सप्लायर है अंडर जीएसटी, यानी रजिस्टर्ड है। हैविंग अ प्लांट एट हावड़ा वेस्ट बंगाल, यानी इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हावड़ा के अंदर। एंड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। किस बिजनेस में एंगेज है ये? गणेश फ्लोर मिल्स, नाम भी बता रहा है फ्लोर मिल्स है, तो इट मस्ट बी एंगेज इन व्हाट? दे आर इन द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। विद इन द प्लांट प्रीमाइसेस देयर इज अ स्टॉक यार्ड। एक स्टॉक यार्ड है जहां वो स्टॉक करेंगे अपने गुड्स का। ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मस्ट बी देयर। और वर्कर्स वगैरह, एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं, तो फ्यू रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी वहाँ बनाए हुए हैं फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक बार, जनरल इन्फॉर्मेशन। नाउ आफ्टर परचेजिंग व्हीट फ्रॉम लोकल मार्केट और मंडी, यानी ये गेहूं खरीद रहे हैं कहाँ से? लोकल मार्केट से, मंडी से। द कंपनी प्रोसेसेस इट, पैक्स एंड सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज आटा, मैदा एंड सूजी। मतलब इनके ये व्हीट को प्रोसेस करके आटा बना रहे हैं, फिर मैदा भी बन रहा है, सूजी भी बन रही है, अदर जो भी फूड प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ वो कैरी आउट कर रहे हैं।
और इसको ये पैक कर रहे हैं, और ये जो वीट है लोकल मार्केट से प्रोक्योर हो रहा है। 1 किलो, 5 किलो और 10 किलो की पैकिंग में पैक करके बेच रहे हैं। गणेश भोग अलग अलग है, जैसे लक्ष्मी भोग है, ये गणेश भोग से बेच रहे हैं, कोई आशीर्वाद के नाम से बेचते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये गणेश फ्लोर मिल्स भी ये काम कर रही है। एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज ₹7.5 करोड़, और इनका पिछले साल जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 7.5 करोड़ रुपए था। ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब ये सितंबर के महीने की डिटेल आपको दे रहे हैं, सितंबर के महीने की डिटेल इन्होंने दी है। ये बोल रहे हैं सेल ऑफ गणेश भोग आटा, मैदा एंड सूजी, ब्रांड नेम से बिक रहा है, जीएसटी लगेगा इस पे। सेल ऑफ गणेश भोग आटा, मैदा एंड सूजी, 60 लाख रुपए की इन्होंने सेल प्रोसीड अर्न की है। फिर है परचेज ऑफ वीट फ्रॉम मंडी, वीट पे तो जीएसटी लगेगा नहीं, ठीक है, परचेज किया है ऑफ वीट फ्रॉम मंडी। देन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू एन अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वीट फ्रॉम मंडी टू फैक्ट्री, यानी इन्होंने ये वीट प्रोक्योर किया है और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए हैं किसको? अनरजिस्टर्ड जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है। पर आपने देखा होगा कि क्या इस जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो दिए हैं क्या इस पे जीएसटी लगेगा क्या? तो आपने देखा होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वीट क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है? वो रहेगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे जो जीएसटी है वो नहीं लगेगा। अगर इनको इनवर्ड सप्लाई के फॉर्म में जीटीए को फ्रेट का पेमेंट करना है तो फ्रेट के पेमेंट पे इनको जीएसटी देना नहीं होगा। देन हायरिंग चार्जेस पेड टू अ लोकल ट्रक ओनर। अब ये लोकल ट्रक ओनर है, जीटीए नहीं है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अब ये इस पे क्या जीएसटी लगेगा क्या? इस पे भी जीएसटी विल नॉट बी लेवीड, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड अदर देन बाय जीटीए और कोरियर एजेंसी क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहता है। तो अब ये जीटीए है नहीं, ठीक है, जीटीए और कोरियर एजेंसी पे ही जीएसटी लगता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय अदर पर्संस क्या है? एग्जेम्प्ट रहता है। तो ये भी क्या रहेगी? ये जो फ्रेट का पेमेंट आप कर रहे हो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर अपन ने रेंट रिसीव की है फ्रॉम क्वार्टर्स विच आर अलॉटेड टू द एम्प्लॉयज। तो जो रेंट आपको मिल रही है क्या उस पर जीएसटी लगेगा? ये भी एग्जेम्प्ट रहेगी। क्यों एग्जेम्प्ट रहेगी? क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, जो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, ठीक है, फॉर यूज एज रेजिडेंस कोई भी हो, वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं विच हैज़ बीन पेड टू से वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो अगर कोई ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहता है। उसके बाद देखिए बिल्स रेज बाय मेजर्स बीआईएस सिक्योरिटी कोलकाता। इट इज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज। तो अपन ने क्या है? सिक्योरिटी सर्विसेज अवेल करी है, ठीक है, बीआईएस सिक्योरिटी से। बीआईएस सिक्योरिटी क्या है? पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और ये क्या है? सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो यदि कोई सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, तो उस पे क्या लगता है? रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स लगता है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसलिए क्या है? ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी क्या है? लेविएबल होगा। अब आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स।
अगर कोई इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाता है फॉर डिलेड पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स, सेम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये क्या है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा बनेगा। जो भी इंटरेस्ट आप कलेक्ट कर रहे हो फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15(2)(d), interest on delayed payment for the consideration will be what? Included in the value of the taxable supply. फिर आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक। अगर कोई इंटरेस्ट आप अर्न करते हो तो सेम इज व्हाट? एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्प्ट हो जाता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। एंट्री 27 के अंदर ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। ओके, ये तो बहुत बार पढ़ लिया अपन ने। देन पेमेंट टू इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपन ने पेमेंट किया है टुवर्ड्स स्पॉन्सरशिप फॉर इन्वेस्टर समिट एट कोलकाता। कोई इन्वेस्टर समिट हो रही है कोलकाता में और अपने को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अपन ने अवेल करी है। अपन क्या है? बॉडी कॉरपोरेट है। तो अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी जाती है किसको? बॉडी कॉरपोरेट और फर्म को, तो वो भी क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स लगेगा इस पे भी, यानी अपने को इस पे जीएसटी देना होगा जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अपन ने अवेल करी है। लीगल फीस पेड टू एडवोकेट मिस्टर अशोक गांगुली, ये भी आरसीएम के तहत टैक्सेबल होगा। चूंकि अपना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आरसीएम के तहत आपको ये टैक्स लगेगा। लाइसेंस फीस पेड टू फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो लाइसेंस फीस फूड ऑपरेटर्स FSSAI को देते हैं वो अपन ने पढ़ा था एग्जेम्प्ट होती है। ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में अपन ने देखा था। अब ये कह रहे हैं द सिक्योरिटी सर्विस बिल रेज बाय BIS सिक्योरिटीज इंक्लूसिव ऑफ 18% GST। यानी ये सिक्योरिटी सर्विसेज का बिल है ये इंक्लूसिव है, 18% GST इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। यानी 1,18,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, यानी ये 18,000 रुपये का इसमें GST ऑलरेडी शामिल है। आउट ऑफ टोटल सेल्स, जो टोटल सेल्स का फिगर आ रहा है, गणेश भोग आटा वर्थ ₹3.5 लाख यानी 10,000 kg was supplied to Department of School Education, Government of West Bengal for further supply to the affected families during COVID। ठीक है। A subsidy of rupees 10 per kg was received from Government of West Bengal for the said supply। तो अगर कोई सब्सिडी मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट जो कि अभी अबव रेवेन्यू के अंदर से इंक्लूड हुई हुई है, तो क्या होएगा? सेम शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा नहीं बनेगी। तो 10,000 किलो अपन ने जो सप्लाई किया है उसमें 10 रुपये के हिसाब से, यानी ये 1 लाख रुपए जो मिल रहे हैं सब्सिडी के फॉर्म में, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। तो जो ऊपर वैल्यू चार्ज की है उसमें ये 1 लाख रुपए क्या है? इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। देन द कंपनी हैड गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू स्टारकॉन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राइंग यार्ड। एक ड्राइंग यार्ड बनवाने के लिए अपन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसको? स्टारकॉन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है। विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसिस, फैक्ट्री प्रीमाइसिस के अंदर ये ड्राइंग यार्ड बनेगा फॉर ₹40 lakhs इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में अपन ने ये दिया था विद अ कंप्लीशन शेड्यूल ऑफ 3 months, यानी 3 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करना था। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्टर कुड नॉट कंप्लीट द वर्क विद इन द टाइम शेड्यूल। कॉन्ट्रैक्टर टाइम शेड्यूल के अंदर वो काम नहीं कर पाया।
Therefore, a penalty at rate of 1% of the contract value was recovered from the contractor during September. सितंबर के महीने के अंदर 1% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की पेनल्टी की गई है. तो ये क्या है? ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई ऑफ टॉलरेटिंग एन एक्ट, और इसका जो कंसिडरेशन है इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी 40 लाख रुपए का कितना है भाई? 1%. यानी ये 40,000 रुपये क्या हो जाएगा? 40 लाख का 1%, 40,000 रुपये. ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा. अब आगे देखिए, द कंपनी हैज अवॉर्डेड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया था पावर इलेक्ट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड को ऑन 10 जून, 10 जून के लिए, फॉर रिपेयर ऑफ डीजी सेट इन द फैक्ट्री. डीजी सेट का रिपेयर्स करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है पावर इलेक्ट्रो कैम प्राइवेट लिमिटेड को फॉर रुपीज 60,000 रुपये लेंगे इसके लिए, फॉर रुपीज 60,000 विद अ कंप्लीशन पीरियड ऑफ 30 डेज. इसका जो कंप्लीशन पीरियड है 30 डेज के अंदर ये काम पूरा करना था. द मेंटेनेंस वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 8 जुलाई, यानी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 8 जुलाई को है, पूरी हो गई. However, due to some dispute regarding quality of work, invoice was raised by Power Electromech Private Limited on 5th September. Date of invoice क्या है? 5 सितंबर है. और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 15 सितंबर है. डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 15 सितंबर को अपन ने इसको पेमेंट रिलीज किया है. The company has delayed in making payment of GST amounting rupees 5,000 pertaining to month of April by 4 months. ठीक है. The proper officer imposed a penalty for failure to pay GST within the prescribed time limit. Proper officer ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है. Now the company has deposited tax liability for the month of August. अगस्त के महीने की टैक्स लायबिलिटी थी 3,30,730, 3,30,730, और ये डिपॉजिट करी है कंपनी ने कब? 28 सितंबर को. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन अभी अपन ने देखी. अब आगे इसके क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, अब अपन देखते हैं. तो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ व्हाट द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब पहला क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द कंपनी इन द मंथ ऑफ सितंबर. अब ये बोल रहे हैं नोट ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयर एवर एप्लीकेबल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज. जैसे उसके अंदर 1,18,000 में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बता रखा था, बाकी ये सारे अमाउंट्स क्या है? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. तो अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई. तो अपने को वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई देखनी है. तो सबसे पहले देखो, ये सेल ऑफ गणेश भोग आटा है, सेल ऑफ आटा, ठीक है, मैदा सूजी, ये आउटवर्ड सप्लाई है अपनी. अब इसके अंदर ये अमाउंट आ रहा है 60 लाख रुपए, पर 60 लाख रुपए में से क्या हो गया? 1 लाख रुपए की आपको क्या है? सब्सिडी मिल गई सेंट्रल गवर्नमेंट से, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट है. किससे मिली है? स्टेट गवर्नमेंट से. देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, ममता जी से ये सब्सिडी मिली है. द सेम विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ व्हाट? द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई. तो ये 59 लाख तो ये हो गए. आउटवर्ड सप्लाई देखनी है भैया अपने को. अब परचेज है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे नहीं, हायरिंग चार्जेस, देन रेंट रिसीव फ्रॉम व्हाट? क्वार्टर्स अलॉटेड टू द एम्प्लॉयज. ये क्या है? एग्जेम्प्ट रहेगा रेंट जो रिसीव हुई है. बाकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये इनवर्ड है, बिल सप्लाई ये इनवर्ड है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट फ्रॉम
कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ये इंक्लूड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा है, 3,500 रुपये, ये इंक्लूड हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, ये एग्जेम्प्ट है। बाकी ये सब चीज़ें अपन ने पे की हैं इनवर्ड सप्लाई से। और एक नीचे देखिए, ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, टॉलरेटिंग एन एक्ट, और इसका अमाउंट आ गया 40,000 रुपये। ठीक है, छठे पॉइंट का एडजस्टमेंट है, स्टार कॉन को जो आप पेमेंट कर रहे हो। तो टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए जो पेनल्टी मिली, इट्स अ कंसिडरेशन एंड सेम शेल फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, वो 40,000 रुपये। तो ये कुल मिला के अपनी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, आंसर आ जाएगा इसका 59,43,500, 59,43,500, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहला हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है रिसीव्ड बाय कंपनी इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच जीएसटी इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीट वाली तो एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीट जीटीए से जो अपन करें पेमेंट किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीट का, वो तो आरसीएम में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आरसीएम वाली देखनी है इनवर्ड सप्लाई की वैल्यू। एक देखिए, फिर ये सिक्योरिटी सर्विसेज जो आपको मिली है फ्रॉम अ पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये हो जाएगी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स which is supplied by a person other than a body corporate and supply is received by a registered person, आरसीएम के तहत टैक्सेबल होती है। वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई इसकी, 1,18 थी, इसमें 18,000 जीएसटी है, 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, स्पॉन्सरशिप फीस जो आपने दी है टू चैम्बर, स्पॉन्सरशिप फीस टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कितना अमाउंट दिया है अपन ने स्पॉन्सरशिप का, ये आरसीएम के तहत टैक्सेबल होगा 25,000 रुपये। और उसके अलावा लीगल फीस जो एडवोकेट को दी है, लीगल फीस टू एडवोकेट, ये भी आरसीएम के तहत टैक्सेबल होगा। लीगल फीस एडवोकेट को दी है 30,000 रुपये, 25,000 और 30,000। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 1,55,000 हो गया। जो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज हैं, जिस पे आपको क्या है रिवर्स चार्ज बेसिस पे क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, वो कितना अमाउंट आ गया, 1,55,000 रुपीज़ आपका ये अमाउंट आ रहा है। 155 इसका आंसर आ जाएगा, 155। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पावर इलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड। तो अपन ने लिखा था डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ सप्लाई है 8 जुलाई। डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी भैया, डेट ऑफ इनवॉइस लिखी थी अपन ने साइड 5 सितंबर, और एक और क्या है, डेट ऑफ पेमेंट है 15 सितंबर। डेट ऑफ पेमेंट है 15 सितंबर। अब सिंस चूंकि इनवॉइस 30 डेज के अंदर जारी नहीं हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज, सो द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि पेमेंट भी आपको क्या मिल रहा है, बाद में ही मिल रहा है। तो यहां 8 जुलाई क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी।
उसके बाद बोल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय कंपनी अंडर सेक्शन 50, सेक्शन 50 में इंटरेस्ट किसका लगता है? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब देखिए अगस्त के महीने का जीएसटी इन्होंने 28 सितंबर को जमा कराया है, तो अपन ये माने कि ड्यू डेट क्या होती है? 20 सितंबर है, ठीक है। जीएसटीआर 3B की रिटर्न की तारीख हो गई 20 सितंबर। डेट ऑफ पेमेंट क्या है ऑफ जीएसटी? 28 सितंबर। ये 28 सितंबर हो गया। डिले कितने दिन की हो गई? 8 डेज, 8 दिन की डिले हो गई। अमाउंट कितना है भैया? अमाउंट है इस केस के अंदर 3,30,730, 3,30,730। रेट क्या थी इंटरेस्ट की? 18%। ध्यान है ना, 8 दिन का डिले हो गया, डिवाइड बाय 365। ये आ जाएगा कितना आ रहा है देखिए, ये आ जाएगा 3,30,730 इंटू 18% इंटू 8 डिवाइड बाय 365, यानी 1,304 रुपये 79 पैसा। तो 1,305 रुपये का आपको क्या है इस केस के अंदर इंटरेस्ट देना होगा। फिर ये आगे बोल रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑन कंपनी बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर फेलियर टू पे जीएसटी ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपये का जीएसटी का फेलियर हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पेनल्टी इज लेविएबल सिंस द ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच, पहला ये स्टेटमेंट है। पेनल्टी इज नॉट लेविएबल सिंस द ऑफेंस इज अ माइनर ब्रीच। माइनर ब्रीच कब होती है भाई? माइनर ब्रीच कब होती है? व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड किससे कम हो? इज लेस देन ₹5,000, 5,000 से कम हो। तो देखिए ऐसी चीजों में आके आदमी उलझ जाता है, अरे यार 5,000 था या 5,000 से कम था, तो यहां उलझ गया वो, और वो 5,000 रुपये का फिगर आ रहा है, ठीक है। तो अब 5,000 से कम होगी तो माइनर ब्रीच और पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। पेनल्टी इज लेविएबल ऑन फेलियर टू पे टैक्स इवन इफ ऑफेंस इज अ माइनर ब्रीच, गलत है। नो पेनल्टी इज लेविएबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स, ओनली इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अब क्या स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहे हैं, तो पेनल्टी लेविएबल होगी क्योंकि ऑफेंस क्या है? इज कवर्ड अंडर दी माइनर ब्रीच। अच्छा, इसका आंसर बी होगा, मार्क। ओके, 5,000 इज अ नॉट अ माइनर ब्रीच, ठीक है। पेनल्टी लेविएबल सही है, आंसर ए रहेगा। पेनल्टी लेविएबल क्योंकि क्या है ये ऑफेंस क्या है? माइनर ब्रीच इज नॉट अ माइनर ब्रीच, ठीक है, इसलिए क्या है पेनल्टी लेविएबल होगी। 5,000 रुपये है, 5,000 से कम होता तो माइनर ब्रीच होती, और माइनर ब्रीच होती तो पेनल्टी नहीं लगती, ठीक है। तो सही है, आंसर यही रहेगा। तो ये अभी अपन ने क्या है पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्होंने पूछा वो क्या है अभी डिस्कस किया है।